हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं हाई स्कूल का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। और हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या क्या होती है, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, छोटी छोटी बातों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए, जिसमें हम आप सभी लोग का मैथ का संपूर्ण सिलेबस कवर करवाएंगे। पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के पूरा सिलेबस करवाएंगे। इसके बाद सिलेबस पूरा होने के बाद प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ वर्ड लिखा है संख्या क्या होती है। संख्या तो संख्या कितने प्रकार दो तो बात वही देखेंगे। पहले हम देखेंगे संख्याएं क्या होती है। तो संख्या जैसे कि ये हमारी एक 42 एक संख्या है, 42 एक प्रकार की संख्या है। तो ये संख्या एक है, ये हमारी संख्या कितनी है, एक है। जैसे लिखा है 125, तो 125 भी एक प्रकार की संख्या है। तो ये संख्या कितनी है, एक है। तो इसमें यहाँ जैसे 4 2 है, तो ये क्या चीज है, 1 2 5, तो ये क्या चीज है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अंक। इन्हें हम कहते हैं अंक। तो जो हमारे टोटल अंक होते हैं वो होते हैं, एक होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 से लेकर 9 तक की अंकों को हम प्राकृतिक अंक कहते हैं। जो 1 से 9 तक के जितने भी अंक होते हैं, इन अंकों को हम प्राकृतिक अंक कहते हैं। और जीरो की खोज किए हैं आर्यभट्ट। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की है। इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए थे, जबकि उसकी खोज आर्यभट्ट जी ने किया था। ये होते हैं अंक। अब देखो यहाँ पर जैसे 4 भी एक अंक है, 2 भी एक अंक है। तो इस 42 में अंक हमारे कितने हुए, 2। इसमें अंक कितने हुए, 2। जैसे 125 लिखा है, तो इसमें 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो इसमें टोटल अंक कितने हो गए, 3। टोटल अंक हो गए 3। 125 एक संख्या, लेकिन इसमें अंक कितने हुए, 3। जैसे 8 लिखी है, तो 8 एक प्रकार की संख्या है, 8 एक प्रकार की संख्या। संख्या कितनी है, 1, लेकिन अंक देखा तो 8 एक प्रकार का अंक ही तो है ना। तो इसमें अंक कितने हुए, 1। तो इससे हमको पता चल रहा है कि संख्या किससे मिलकर बने हैं, अंकों से। अगर अंक नहीं होते तो संख्या का निर्माण नहीं होता। जैसे ये एक प्रकार की संख्या 1 थी, तो इसमें अंक कितने थे, 1। 42 भी एक प्रकार की संख्या, तो इसमें अंक कितने हो गए, 2। 125 भी एक प्रकार की संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हुए, 3। तो इन सभी बातों से हमको पता चलता है कि अगर संख्याएं अंक नहीं होते तो संख्याओं का निर्माण नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार अब हमको संख्या की परिभाषा पता चल चुकी है कि देखो, एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी संख्या लिखी है तो उसमें एक अंक तो होना ही होना है। तो संख्या की परिभाषा क्या हुई कि एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। एक अंक हो सकते हैं, 2 अंक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा। तो ये एक प्रकार की क्या हुई, संख्या। संख्या क्या हुई, अंक क्या हुई, ये सभी आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम देखें संख्याओं के प्रकार क्या हुए। जैसे कोई भी चीज होती है, तो या तो उसको वास्तविकता में पा सकते हो, या तो उसकी कल्पना कर सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी वास्तविक संख्या, और एक होती है हमारी काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, काल्पनिक। क्योंकि अगर काल्पनिक संख्या को बारे में पढ़ोगे, काल्पनिक संख्या को पहचान जाएगी कौन सी काल्पनिक संख्या हुई। तो काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं, वे संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो काल्पनिक संख्या क्या है, देखो काल्पनिक संख्या की परिभाषा है, पहचान तरीका है कि वे संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिन्ह के साथ में लिखी होते हैं, ऋण चिन्ह के साथ लिखी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो रूट के अंदर ऋण चिन्ह के साथ, का मतलब माइनस चिन्ह के साथ में लिखी होती हैं, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। उन्हीं सभी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हुआ, वैसे हमारी हो गई संख्या रूट माइनस का 9,
देखो ये होता है रूट, जो इस प्रकार लिखा होता है इसे हम कहते हैं रूट। इस प्रकार वाले चिन्ह को हम रूट कहते हैं। तो क्या बताया है कि वे संख्या जो रूट के अंदर ऋण चिन्ह अर्थात माइनस चिन्ह के साथ में लिखी होती है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे ये हुई, इसके बाद जैसे रूट 5 लिखा है, तो रूट 5 लिखा है, यहाँ माइनस नहीं लगा तो ये काल्पनिक संख्या नहीं हुई। लेकिन इसी में क्या लग जाए माइनस, तो ये हमारी संख्या कौन सी हो गई, काल्पनिक संख्या। मतलब वे सभी संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ में लिखी होती हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या आप अच्छे से पहचान गए। तो वे अगर काल्पनिक संख्या नहीं है तो काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाएंगी। जैसे लिखा है -2 + 3 1/2 √5। चूंकि देखो यहाँ पर जब रूट में संख्या होती तभी काल्पनिक संख्या होंगी। ये संख्या रूट में है लेकिन माइनस नहीं लगा है तो ये कैसी संख्या हो गई, वास्तविक। ये भी वास्तविक संख्या, चूंकि यहाँ पर तो रूट लगा ही नहीं है। क्योंकि हम बता चुके काल्पनिक संख्या की वही निशान है जो रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ में लिखी होती है। तो अब आप काल्पनिक और वास्तविक अच्छे से पहचान जाएंगे। जैसे हम आपसे पूछें ये कैसी संख्या है, तो अगर ये देखिए तो यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो ये कैसी संख्या हो गई, वास्तविक। लेकिन इसी में क्या लग जाए माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो काल्पनिक संख्या के बारे में एक और अच्छी बात ध्यान रख लो कि भैया ये जो संख्याएं होती हैं इनको संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते हैं, इन्हें संख्या रेखा पर दिखाया नहीं जा सकता, संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता। इसे आप खुद ही सोच लो कि आप कोई स्वप्न देखे तो स्वप्न को दिखा नहीं सकते, अर्थात हम कल्पना को कहीं दिखा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार काल्पनिक संख्या को कहीं दिखा नहीं सकते हैं। संख्या रेखा क्या हुई, ऐसी रेखा जिन पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा होती है जहां पर यहाँ बीच वाला क्या होता है 0, इधर सारी धनात्मक संख्या लिखी जाती है अनंत तक की, और इधर सारी ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो ये होती है संख्या रेखा। तो काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसमें प्रमुख बात क्या हो, ये भी अच्छे से समझिए। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की पहचान के अगर काल्पनिक नहीं है तो क्या हो गई, वास्तविक। तो यहाँ वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी हुई 2 प्रकार। 2 प्रकार की कौन कौन सी हुई, देखो हम बताए हैं वास्तविकता हुई, तो वास्तविकता कोई सीमित होती है तो कोई वास्तविकता असीमित होती है। तो ठीक उसी प्रकार वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक हुई परमेय संख्या, और दूसरी हमारी कौन सी संख्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। देखो इनकी किताबी परिभाषा कुछ दूसरी है। जो किताबों में लिखा है तो ये बताया गया है, देखो यहाँ पर इसका आराम से लाइन खींच दो, ये इधर का है, ये पार्ट इधर का है। अपरमेय संख्या की परिभाषा लिखाई जाती है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम इस चीज से नहीं बताएंगे, केवल 2 चीजें बताएंगे, 2 फैक्ट बताएंगे। आप अगर उसको अच्छे से समझ लिए फिर आप कोई भी अपरमेय संख्या को देखते पहचानेंगे कि परमेय है या अपरमेय। तो देखो पहला नियम क्या है, अपरमेय संख्या पहचान। चूंकि देखो जैसे हम वहां क्या पहचान लिए, काल्पनिक को पहचान दिए, काल्पनिक को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक हो गई। तो वैसे अपरमेय को पहचान जाएंगे, अपरमेय को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी। तो अपरमेय की पहली निशानी तो ये है कि वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में निकाली ना जा सके, पूर्णांक के रूप में निकाली ना जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। वे संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्ण अंक, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, दशमलव में नहीं, पूरा अंक में ना निकाला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। और हम एक बात ये भी जानते हैं
कि रूट से संख्या दो बाहर तभी निकल सकती है पूर्णांक में जब अंदर 2 बार होगी, तो बाहर कितनी बार होगी? 1 बार, तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा निकाल नहीं सकते हैं। तो हम जानते हैं जिन संख्याओं को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं पूर्णांक के रूप में, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहला नियम तो ये हुआ। जैसे कि रूट 5 है, अब 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, तो यहाँ कोई संख्या 2 बार है तो 2 बार नहीं, तो इसको बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। दशमलव में निकाल सकते हैं परंतु पूर्णांक के रूप में निकाल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी संख्या हो गई रूट 9, तो 9 को हम क्या ले सकते हैं? 3 त्रिकम 9, तो ये तो अंदर 3 2 बार, तो बाहर 1 बार, अर्थात इसका मान कितना आ गया? 3। तो ये तो अपरिमेय नहीं, ये हमारी किस में चली जाएगी? परमेय। हम क्या बताएं? जिनको रूट से बाहर निकाल ना सको उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको तो बाहर निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगी? जिनको बाहर ना निकाल सको उसे अपरिमेय, इसको बाहर निकाल ले तो ये क्या हो जाएगी? परमेय हो जाएगी। ये हो जाएगी परमेय संख्या। जैसे कि हो गए हमारे रूट 7, रूट 7 हुआ, रूट 14 हुआ, 7 दूनी 14। रूट क्या हो गया? जैसे 8 लिखा है, 4 दूनी 8, यहाँ भी कोई संख्या 2 बार नहीं। अगर संख्या 2 बार होगी तभी बाहर 1 बार होगी, तभी वो पूर्णांक के रूप में निकल सकती है। तो इन संख्याओं को पूर्णांक के रूप में निकाल नहीं पाए, इसलिए कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। जैसे आपसे पूछे रूट 25, तो रूट 25 को हम क्या ले सकते हैं? 55 25, 55 25। तो देखो रूट 25 में को हम क्या लिखते हैं? रूट 25 को 5 गुणे 5, 5 2 बार तो बाहर 1 बार, तो देखो रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको तो बाहर निकाल लिए, तो ये अपरिमेय नहीं हुई है। कैसे हो जाएगी? परमेय हो जाएगी। अगर वो अपरिमेय नहीं है तो वो परमेय ही हो जाएगी। पहला नियम तो ये है। इसके बाद दूसरा एक फैक्ट और लिख लो भैया, कि वे संख्या जिनका शुद्ध मान पता ना हो। अपरिमेय का मतलब क्या हो? जिसका मान सीमित ना हो। वे संख्या जिनका शुद्ध मान पता ना हो, शुद्ध मान पता ना हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में भैया जैसे क्या हो गया हमारा? एग्जाम्पल में हो गई हमारे जैसे 1.23 दे दिया गया। अब इसका कोई मान फिक्स नहीं है, यहाँ से 4 5 लिख दिया गया है, 4 5 2 1, इसका कोई मान फिक्स नहीं है, डैश डैश से लगा दिए, तो एक ऐसी संख्या हो गई अपरिमेय संख्या हो गई, जिसके पीछे कुछ पता ना हो। लेकिन अभी जैसे हम लिख दिए, ये देखो यहाँ उदाहरण एक दो बता रहे हैं। जैसे लिखा है 1.2323232323 ऐसे लिखते चला जा रहा है, तो यहाँ तो बात फिक्स पता चल रही ना कि 2 3 2 3 2 3 बार बार आएगा, तो ये अपरिमेय नहीं, ये किसमें चली जाएगी? परमेय। यहाँ डैश डैश से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे से 1.232323, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि 2 3 2 3 बार बार में आएगा, इसका मान पता चल गया हमको, तो ये किसमें चली जाएगी? परमेय में। लेकिन जैसे 1.2351, अब इसका कुछ मान पता नहीं चल पा रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे, वे संख्या जिनको रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में निकाल नहीं सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिनका शुद्ध मान पता ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। भैया एक ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का लगभग मान 22/7 होता है, लगभग में मान 22/7 होता है, वो परमेय हो चुके लगभग वाला माना जाता है। पाई का अगर मान देखा जाए तो पाई का मान 3.14, इसका दशमलव से 5 लाख स्थानों तक चला जाता है, इसलिए उसका मान फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ परमेय संख्या वाले उदाहरण देखो, जैसे परमेय संख्या में भैया हमारा क्या हो गया? कोई भी अपरिमेय को छोड़कर बाकी सभी परमेय ही हो गए। जैसे -2 लिखा है, 3 लिखा है, रूट 25 लिखा है, इसको तो बाहर निकाल लिए ना, 3/4 लिखा है, 1.5 लिखा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या है। तो परमेय और अपरिमेय अच्छे से आप सभी लोग समझ गए हैं। 22/7 भी हमारी एक ऐसी संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। तो परमेय अपरिमेय समझ गए। अब देखो संख्या, ये अच्छे समझ भी गए। तो देखो जो कोई संख्याएं होती हैं, तो संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक दशमलव वाली संख्याएं होती हैं और एक बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। देखो एक दशमलव वाली संख्या होती है और एक बिना दशमलव वाली संख्या होती है।
तो हम पहले किसके बारे में पढ़ ले, बिना दशमलव वाली संख्या के बारे में। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दशमलव वाली संख्या के बारे में। बिना दशमलव वाली संख्या के बारे में मतलब क्या, बिना दशमलव वाली संख्या क्या हुई, मतलब जिनके बाद दशमलव ना लगा हो। जैसे लिखा है 4, 5, तो इसमें कहीं दशमलव लगा है नहीं। दशमलव वाली संख्या क्या हो, जैसे लिखा है 2.125, इसे देखो यहाँ दशमलव लगा है ये, तो ये कौन सी संख्या हो गई, दशमलव संख्या। जो पूर्णांक के रूप में है उसे क्या कहते हैं, बिना दशमलव वाली संख्या। ये 4 हुई, 5 हुई, 8 हुई, 10 हुई, ये सब कहीं दशमलव नहीं लगा है ना, तो ये क्या हो गई, बिना दशमलव वाली संख्या है। तो बिना दशमलव वाली संख्या में एक कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या तो ये समझ लो कि वे संख्या जिनका प्रयोग हम गिनती के रूप में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो यही सही है कि एक से अनंत तक की सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम कहें माइनस का 2 प्राकृतिक संख्या हुई, तो माइनस का 2 प्राकृतिक संख्या नहीं हो चुकी है, कैसा है, पूर्णांक तो है लेकिन कैसे है, माइनस में। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 10 हुई, 50 हुई, 100 हुई। इसके बाद क्या हुई हमारी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, देखो 2 एकन्नम 2, 2 दूनम 4, 2 तिहम 6, 2 चौके 8। जैसे 12 हुआ, 12 भी देखो 2 से विभाजित हो रहा कि नहीं, 2 छंग 12, तो 2 भी कैसी संख्या हो गई, सम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहते हैं। अब ये क्या आ गई है हमारी विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे लिखा है 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, देखो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। देखो 2 एकन्नम 2, फिर भी 1 बच गया। 5 को विभाजित कर रहे हैं, 2 दूनम 4, फिर भी 1 बच गया, इसलिए कैसे संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन हुई, 2। सबसे छोटी विषम संख्या कौन हो गई है, तो हमारी 1 हो गई। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, अरे पूर्णांक होता है जो पूर्ण अंक में लिखे जाए, दशमलव में ना लिखे जाए, भिन्न में ना लिखे जाए, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। यहाँ आया 0, तो 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। 0 एक ऐसा पूर्णांक है ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है। 0 ही एक ऐसा पूर्णांक है जो कि ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसके बाद पूर्ण संख्या। 0 के साथ में, अगर 0 के साथ में प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 के साथ में प्राकृतिक संख्याओं को भी जोड़ लें तो वो जो समूह प्राप्त होगा उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद ये हमारी कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या और आभाज्य संख्या। भैया यहाँ भाज्य संख्या और आभाज्य संख्या के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्या बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हम सबसे पहले भाज्य आभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि भाज्य और आभाज्य संख्या से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, भाज्य संख्या और आभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अर्थात ये कम से कम कितने लोग से कटने चाहिए, 3 लोग से विभाजित होने चाहिए पूर्णतः, तब तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे हमारी क्या हो गई 4, देखो 4 किससे विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 दूनम 4, इसलिए कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अगर इसे हम 2 ले लें तो देखो 2 से विभाजित होगा, परंतु 2 से होगा और 1 से होगा, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, तो 2 भाज्य संख्या नहीं हुई। क्योंकि भाज्य संख्या के निशानी होते हैं कम से कम कितने लोग से विभाजित होने चाहिए, 3 लोग से विभाजित होने ही चाहिए। स्वयं से और 1 से तो सभी संख्या विभाजित होते हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो तो 2 अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 1 भी 1 से विभाजित होगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा। 3 ले ले, 3 से विभाजित होगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 भी भाज्य संख्या नहीं। भाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 8 हुआ, देखो 4 से भी कटा, 2 से भी कटा, इसलिए 8 भी कैसी संख्या हो गई, भाज्य। 9 हुई, 9 देखो 3 से विभाजित हो रही है, 3 3 कम 9, इसलिए कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। अब देखिए क्या चीज, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं हो। वे संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन कम से कम ये कितने लोग से विभाजित होने चाहिए, 2 लोग से विभाजित ही होने चाहिए।
जैसे हमने लिए एक, तो देखो एक एक से वो विभाजित होगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा। तो एक ऐसी संख्या है जो कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि अभाज्य के लिए कम से कम कितने लोग से विभाजित होने चाहिए, 2। तो जबकि ये एक किससे विभाजित है, एक। तो एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये बात अच्छे से समझ लेना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उसमें एक भी दे देते हैं और बच्चा एक को अभाज्य संख्या समझ लेता है, लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। हम आए दो, देखो दो से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा, इसलिए दो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। दो हमारी एक अभाज्य संख्या है। तीन भी एक अभाज्य संख्या, चूंकि तीन तीन से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं। पांच, तीन से पांच विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा, बाकी किसी से विभाजित नहीं होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गई, 2। ऐसी कौन सी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या हुई, वो भी कौन हुई, 2 ही हुई। 2 ही एक सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अगर हम पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। तो भाज्य भी समझ गए और अभाज्य भी समझ गए। चूंकि अभाज्य गुणनखंड पूछा जाता है, तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दशमलव वाली संख्या कितने प्रकार की होती है। तो दशमलव वाली संख्याएं हमारी होती हैं 2 प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव संख्याएं और शांत दशमलव। शांत दशमलव ना शांत हो जाए, अर्थात जिनको जब विभाजित किया जाए तो दशमलव के बाद एक सीमित स्थानों तक उनका भाग क्या हो जाए, सीमित हो जाए, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे लिखा है 3.5, 3.5। देखो अब इसके बाद कहीं अंक आ रहे हैं नहीं, तो ये क्या हुआ, शांत। जैसे लिखा है 4.37, तो ये भी क्या हो गया, शांत। लेकिन अभी लिखा है 4.37, 37 बार बार में आ रहा है, तो ये कहीं शांत हो रहा है, सीमित नहीं हो रहा है, इसलिए किसमें चला जाएगा, अशांत। तो ये शांत संख्या नहीं हुई। शांत क्या हुई, जिनका दशमलव के बाद एक प्रसार, एक सीमित प्रसार हो जाए, तो उसे हम कहते हैं शांत। जैसे लिखा 3.5, 4.37, 31.24568, तो ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। अशांत में जैसे आ गया कि 2.34, 3, 4, कोई सीमित नहीं हो रहा है, इसलिए कैसे हो गई, आसान। जैसे लिखा है 4.37, 3, 4, 1, 2, 5, 6, तो देखो इनमें कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो बार बार रिपीट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ संख्या बार बार वही रिपीट हो रही है कि नहीं। तो लग रहा है कि अशांत वाले भी 2 प्रकार की होती हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई फिक्स संख्या रिपीट ना हो, कोई संख्या रिपीट हो लेकिन पता ना चल पाए। तो इस आधार पर यह संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के। एक अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, एक अशांत अनावर्ती होती है। ये समझ लो ना, ये 2 प्रकार की होती है। एक में होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट होती है, तो अशांत ही तो हुई ना, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है। अशांत का मतलब होता है बार बार संख्या का प्रसार रुके ना, प्रसार रुके ना, तो वहां वही संख्या बार बार में आ रही है। लेकिन यहाँ देखो बार बार संख्या बदल रही है, तो इस आधार पर इनके 2 प्रकार के हुए, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती किससे कहते हैं, आवर्ती का मतलब ही होता है कि वही चीज बार बार रिपीट हो, तो जिसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात जो संख्याएं का प्रसार शांत नहीं हो रहा है, तो एक संख्या निश्चित संख्या वही बार बार में आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती। जैसे लिख दिया 3.444444, ऐसे ऐसे लिखता चला जाए, तो देखो 4 बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं। जैसे यहाँ लिखा 3 बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। यहाँ 9 7 बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। इसलिए कैसे हो गई, अशांत हो गई। ये कैसी संख्या हो गई, अशांत हो गई, अशांत आवर्ती हो गई, क्योंकि यहाँ बार बार वही संख्या रिपीट हो गई। अनावर्ती का मतलब होता है वही संख्या बार बार रिपीट ना हो, संख्या रिपीट हो परंतु फिक्स डाटा पता ना हो कि कौन संख्या इसके बाद आएगी। जैसे लिखा 4 5 2 3 1 2 5, कोई संख्या फिक्स पता नहीं पता चल पा रही, इसलिए किसे कहते हैं, अनावर्ती दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या कितने प्रकार के समझ गए हो। देखो इनका तो मान फिक्स है, इसलिए परमेय होती है, ये भी परमेय होती है, लेकिन इनका मान फिक्स नहीं होता है। तो जो अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं होती हैं, वो हमारी संख्या क्या होती हैं, अपरमेय। चूंकि देखो इनका मान फिक्स पता नहीं होता, चूंकि हम बता रहे जिसका शुद्ध मान पता हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं कि नहीं। तो ये अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इन सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भैया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्यों जरूरी है,
क्योंकि अगर किसी संख्या का मासा और लासा निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही जरूरी है। और अभाज्य गुणनखंड भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। तो अभाज्य गुणनखंड जब कर पाएंगे तभी हम मासा लासा समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम यहाँ किसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 140। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा खंड जिसको दोबारा तोड़ा ना जा सके। मतलब अभाज्य संख्याओं से किसी संख्या को तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। नंबर पता चला अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या से किसी बड़ी संख्या को तोड़ने की प्रक्रिया ही अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। जैसे 140 है, 140, तो इनको अभाज्य संख्याओं से तोड़ना है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन हुई भैया, हमारी 2 हुई। 2 से चेक करके देखें, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 तियम 6, हमारा 1 बचा। देखो यहाँ जब हम 7 को काटते हैं, 2 तियम 6, 1 बचा, पीछे है 0 तो उसके आगे लगा दे तो कितना हो गया 10। तो 2 को विभाजित करेंगे कि 10 आ जाए तो 2 पंचे 10। अब देखो अगर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 35 2 से विभाजित नहीं होगा। देखो 2 से विभाजित करने का नियम ये होता है, देखो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे विभाजिता के नियम का, क्योंकि अगर वो विभाजिता के नियम आप सभी लोग पढ़ गए लिए तो जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो इसकी लिंक हम डिस्कशन में डाल देंगे, जो आप उसके बारे में पढ़ लेना। देखो ये संख्या पीछे 5 है तो भैया कटेगी 5 से, तो 5 सत्ते 35, 7 एकन्नम 7। तो जब तक कि 1 ना आ जाए तो हम देखो 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 गुणे 2। अब देखो 2 को कहीं दोबारा विभाजित कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हुई। चाहे इसको इस प्रकार लिखो, चाहे 2 2 बार है, इसके बाद 5 गुणे 7। तो ये हमारा हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार देखो लिखा है 156, 156। जैसे हमें इस 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो ऐसे लिखो 156। अब 156 लिखे तो हम विभाजित किए 2 से, 2 सत्ते 14, यहाँ 15 था 1 बचा, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित करें, 2 तियम 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि पीछे कितना है 9, तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिकम 9। 2 से विभाजित करने का नियम यह होता है कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 13 एकन्नम 13। तो जब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखो 2 गुणे 2, 2 कितने बार है, 2 बार है, इसके बाद 3 गुणे 13, 3 गुणे 13। तो ये हमारा आ गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अच्छे से समझ रहे हो। अभाज्य गुणनखंड इसलिए भैया समझना क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछा भी जाता है और जब हम मासा लासा कराएंगे तो वहां भी अभाज्य गुणनखंड जरूरी है। जैसे कि ये संख्या इतनी बड़ी संख्या है, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे ये कितना लिखा 3825, 3825। तो हम इसको विभाजित किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि अंत में 5 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो हम 5 से विभाजित किए तो 5 सत्ते 35। देखो 5 का पहाड़ा क्या पढ़ते हैं कि 38 से कम रहे, ज्यादा ना जाए, कम रहे वो चल जाएगा कि ज्यादा ना जाए। तो 5 सत्ते 35, 38 था फिर भी कितना बच गया, 3 पीछे है 2, 32 हो गया। तो 5 छक्का 30, फिर भी कितना बच गया 2, 32 था तो 2 है पीछे 5 है तो 50 हम 25, 5 एकन्नम 5, यहाँ 7 था 2 बचा 50 हम 25, 1 बचा यहाँ 5 है तो 5 3 15। अब इसको हम 3 से विभाजित कर देंगे, 3 25 15, 3 25 15, 1 बचा 3 एकन्नम 3, फिर 3 से विभाजित कर देंगे, 3 एकन्नम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21। अब केवल ये 17 से ही विभाजित होगा, 17 एकन्नम 17। तो ये अभाज्य गुणनखंड आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड किसका, 3825, 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, देखो यहाँ 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, इसके बाद कितना हुआ 7। तो ये इसका हुआ अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड में ये भी पूछ लेता है कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसमें 5 की घात बताइए, 5 की घात। इसमें और अदर वाले क्वेश्चन भी करवा सकते हैं जितने पूछे जा सकते, इसमें ये भी पूछ सकता था 5 की घात। तो हमारी 5 की घात कितनी है भैया 2। यहाँ ये भी पूछ सकता था 3 की घात कितनी है, तो हमारी 3 की घात कितनी है 2 है। यहाँ ये भी पूछ सकता था 7 की घात कितनी है, तो हमारी 7 की घात कुछ नहीं तो कितनी रहती है 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा होता है। अब यहाँ ये भी पूछ सकता था कि अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग, घातों का योग भी ज्ञात कीजिए, तो घातों का योग कितना हो गया 2 2 4 और 1 5। तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। आशा हो गई
कि आप सभी लोग को अभाज्य गुणनखंड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जैसे ये हमारी एक संख्या हुई, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। हम कुछ संख्या बता रहे हैं, इनका भी आप सभी लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमारी 625 हुई, 1235 हुई, 1235। इसके बाद हमारी क्या हो गई, 6345, 6345। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कर आप सभी लोग जरूर देखना, क्योंकि जब आप अभाज्य गुणनखंड कर पाओगे तब भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें हम मासा और लासा के बारे में पढ़ाएंगे और परमेय संख्या क्या होती है उनके बारे में सिद्ध करने के बताएंगे। देखो परमेय संख्या क्या होती है, 3√2 सिद्ध कीजिए, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर का 100% आएगा ही आएगा। तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आप सभी लोग जरूर देखना, क्योंकि ये 100% फिक्स है, 4 नंबर में आएगा अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो आशा हुई आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।